आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें हम देखेंगे जीके का इकोनॉमिक्स पार्ट। इकोनॉमिक्स आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई? तो 1%। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन 1% जो है वो गिरावट आई है। भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो मैट की गणना बुक प्रॉफिट पर 15% पर या सामान्य कॉरपोरेट दरों पर की जाती है तथा जो भी कम हो वह कर के रूप में देय होता है। ये बात जो है वो गलत है। इस प्रावधान के अंतर्गत केवल भारत की घरेलू कंपनियां ही होती है। यह भी प्रावधान गलत है। मैट का एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा कर चोरी को रोका जा सकता है। यह सही है। मैट एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा कर चोरी को रोका जा सकता है। ये जो है वो सही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 से 21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेड काउंट अनुपात क्या है? तो ये है 5.27%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेड काउंट अनुपात यानी पोवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या रहा? तो 5.27%। ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक ओईसीडी संप्रभु ऋण यानी सॉवरेन डेब्ट का कितना हिस्सा परिपक्व होने वाला है? तो वो है 45%। ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक सॉवरेन डेब्ट का 45% हिस्सा जो है वो परिपक्व होने वाला है। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव था? तो वो है 2 बिलियन। विश्व बैंक के सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2022 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 2 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव था। ग्लोबल डेटा ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देशों में घरेलू सोवरेन बॉन्ड के केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा कितना होगा? तो वो होगा 19%। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देशों में घरेलू सोवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा जो है वो होगा 19%। वित्तीय वर्ष 2019 वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई? 10%। भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलता को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन कर जो है वो एसटीटी पेश किया? तो ये है 2004 में। भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन कर जो है वो पेश किया था? तो प्रतिभूति लेन देन कर जो है वो पेश किया गया था 2004 में। प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी पेश किया गया था 2004 में। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए ओईसीडी देशों में सोवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा जो वो कितनी है? 17 ट्रिलियन डॉलर का। ओईसीडी देशों में सोवरेन
बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा है 17 ट्रिलियन डॉलर। राजकोषीय समेकित समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है। मूल एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा जो है वो कितना था? 3%। राजकोषीय समेकन समष्टिगत आर्थिक सुधारों का लक्ष्य बना हुआ है। मूल एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा जो है वो 3% था। अप्रैल 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ की अनुमानित यूएस जीडीपी वृद्धि दर जो है वो कितनी है? तो यूएस जीडीपी वृद्धि दर जो है वो है 1.8%। 1.8%। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 2022 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 41% से बढ़ करके कितना हो गया है? 51%। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 से 2022 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है वो 41% से बढ़ करके 51% हो गया है। 41% से बढ़ के 51%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक वायु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 2.4%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जो है वो कितनी थी? 2.4%। 1991 के बाद की आर्थिक नीति परिदृश्य में श्रम सुधार एक प्रमुख एजेंडा रहा। 2019-20 में लागू किए गए श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी श्रम संहिताओं को समेकित किया गया? वो है 4। 1991 के बाद की आर्थिक नीति परिदृश्य में श्रम सुधार एक प्रमुख एजेंडा रहा। 2019-20 में लागू किए गए श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी श्रम संहिताओं को समेकित किया गया? वो है 4। भारत में लाभांश वितरण कर यानी डीडीटी, भारत में लाभांश वितरण कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो डीडीटी, डीडीटी यानी लाभांश वितरण कर जो है एक कंपनी के शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभांश पर लगाया जाने वाला कर था। बिल्कुल सही। डीडीटी जो है वो एक कंपनी के शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभांश पर लगाया जाने वाला कर था। बिल्कुल सही। बजट 2025-26 में कंपनियों द्वारा निवेशकों को दिए जाने वाले डीडीटी को हटाने का प्रस्ताव किया गया था। ये बात जो है वो गलत है। डीडीटी लाभांश पर दोहरे कराधान से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए डीडीटी को हटा दिया गया। ये बिल्कुल भी सही है। डीडीटी लाभांश पर दोहरे कराधान से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए डीडीटी को हटा दिया गया है। तो ये बात भी सही है। क्रिसिल, क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि जो है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुमान लगाया है? तो ये है 12 से 13%। क्रिसिल, क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि जो है वो 12 से 13% जो है वो वृद्धि का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता था? तो वो है 58.4%। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में 58.4% कार्यबल जो है वो स्वनियोजित था, जो उद्यमिता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 60%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? वो है 60%। लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025, लग्जरी रिसोर्स डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्टों का बाजार कितना तक 2027 तक 8,610 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ग्लोबल ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि दर सबसे अधिक है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जीईएम 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि दर जो है वो सबसे अधिक है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपीपी जारी करता है? तो मासिक। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मासिक मासिक अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो जारी करता है। 2019-20 से 2023-24 तक प्रमुख अवसंरचना अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि जो है वो की दर कितनी है? तो वो है 39%। 2019-20 से 2023-24 तक प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर जो है वो है 39%। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? तो वो है 90%। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है? तो वो है 90%। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? 4%। मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4%। नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडियास बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022 के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमानित आकार जो है वो क्या होगा? 23.5 मिलियन। भारत में 2029-30 तक गिग कार्यबल जो है वो 23.5 मिलियन होगा। नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार माल यातायात में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी जो है वो कितनी थी? 71%। नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार माल यातायात में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 71% थी। आईएमएफ के जनवरी 2025 विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर जो है वो कितनी थी? 3.3%। आईएमएफ के जनवरी 2025 विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक विकास दर जो है वो 3.3% थी। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर जो है वो कितनी थी? तो वो थी 36.2%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित
छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर जो है वो 36.2% थी। भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में भारत में गरीबी दर जो है वो कितनी थी? 14.96%। भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में भारत में गरीबी दर जो है वो कितनी थी? तो भारत में गरीबी दर थी 14.96%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास R&D पर वर्तमान व्यय जो है वो कितना है? वो है 0.64%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास R&D पर वर्तमान व्यय जो है वो कितना है? 0.64%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठवें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर जो है वो कितनी थी? 5.4%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठवें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर जो है वो कितनी थी? 5.4%। सरकार के अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? ये वृद्धि दर्ज की गई थी 7%। सरकार के अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी? 7%। एसईसीसी सेक 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जो है वो परिवार सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए गए थे? 0.89%। एसईसीसी 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार जो है वो सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए गए थे? 0.89%। सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण और जीडीपी अनुपात जो है वो क्या था? तो ये था 19.4%। सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण और जीडीपी अनुपात जो है वो क्या था? तो ये था 19.4%। 1991 में नए आर्थिक सुधारों के अंगीकरण के बाद भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ये है 1991 के सुधारों से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई। ये बात जो है वो गलत है। 1991 में आर्थिक सुधार जो हुआ था उसमें क्या-क्या हुआ था? तो आर्थिक सुधारों के बाद देश में कृषि क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट आई, ये बात सही है। औद्योगिक उत्पादन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि के लिए भारत में 1991 के बाद व्यापार और निवेश व्यवस्था का उदारीकरण शुरू किया गया, यह भी सही है। 1991 के बाद भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई, ये बात भी सही है। 2016 में गठित एनके सिंह समिति जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एनके सिंह समिति जो है वो एफआरबीएम अधिनियम 2003 की समीक्षा से संबंधित है। एनके सिंह समिति जो है वो एफआरबीएम अधिनियम 2003 की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर जो है वो कितनी थी? 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है वो 3.2% थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया?
तो 6.68%। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो आयकर रिटर्न फाइल किया? तो 6.68%। किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है? तो ये है अंकटाड। अंकटाड ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर जो है वो 2.3% तक धीमी हो सकती है। क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित अवसंरचना व्यय जो है वो कितना होगा? तो 143 लाख करोड़। क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित अवसंरचना व्यय जो है वो 143 लाख करोड़ होगा। 2023-24 के लिए भारत में अवसंरचना पर खर्च किए करने के लिए कुल बजट आवंटन कितना है? तो 10 लाख करोड़। 2023-24 के लिए भारत में अवसंरचना पर खर्च करने के लिए कुल बजट है 10 लाख करोड़। 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर जो है वो कितनी है? 4 से लेकर के 4.5%। 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर जो है वो कितनी है? 4 से लेकर 4.5%। किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्रम उद्यम पीएसई नीति को अधिसूचित किया, जो रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएसई में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है? तो वो है 2021। पीएलएफएस 2021-22 के अनुसार पीएलएफएस 2021-22 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण जो है वो कितना था? तो वो था 80.5%। 80.5%। 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो क्या थी? तो 6.7%। 6.7%। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग व्यय जो है वो कितना है? तो ये है 4122 करोड़। 4122 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल जो है वो कितना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो केंद्रीय निदेशक मंडल होते हैं उनका कार्यकाल है 4 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल है 4 वर्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? 13.5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजटन में किस वर्ष जो है वो पेश किया गया था? वो किया गया था 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो सरकारी बजटन में किस वर्ष जो है वो पेश किया गया था? वो है 2011-12। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत जो है वो बनाया गया था? वो है 1994 में। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? वो है 1994।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदार दर जो है वो एलएफपीआर कितनी थी? ये थी 32.8%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदार दर जो है वो एलएफपीआर कितनी थी? ये थी 32.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? वो है 40%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? वो है 40%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? तो वो संभावना है 40%। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ZCZP के लिए न्यूनतम निवेश जो है वो 10,000 से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 1,000। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम निवेश जो है वो 10,000 से घटा करके कितना कर दिया गया है? 1,000। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग सुविधा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है? तो वो की जाती है तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट, ये नहीं की जाती है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ये की जाती है। यूपीआई लाइट ये भी की जाती है। तो बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित किया जाता है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, और यूपीआई लाइट नेफ्ट जो है वो नहीं की जाती है। विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? DIPAM। विनिवेश से प्राप्त आय सरकारों के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन जो है वो कौन सी संस्था करती है? तो DIPAM। विश्व बैंक के 2021 के आंकड़ों के अनुसार $2.15 प्रतिदिन 2017 पीपीपी पर भारत की गरीबी दर जो है वो कितनी थी? तो ये गरीबी दर थी 12.92%। विश्व बैंक के 2021 के आंकड़ों के अनुसार $2.15 प्रतिदिन जो है वो 2017 पीपीपी पर भारत के गरीबी दर जो है वो कितनी थी? तो ये थी 12.92%। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान जो है वो क्या है? तो ये है 2.8%। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान जो है वो क्या है? तो वो है 2.8%। मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा लाभ के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटा करके कितना कर दिया है? तो 6%।
मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा लाभ लाभ के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक जो है वो घटा करके कितना कर दिया है, 6%। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है वो कितनी थी, 3.2%। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है वो कितनी थी, 3.2%। 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है वो कितनी थी, जो 2021-22 को छोड़ करके पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी, वो थी 9.2%। 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी जो है वो वृद्धि दर कितनी थी, जो 2021-22 को छोड़ करके पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी, तो ये थी 9.2%। यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है, यदि मजदूरी का भुगतान जो है वो प्रतिदिन किया जाता है, तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियों को सहकारी समिति के पास कब तक जमा करना होगा, तो ये जमा करना होगा कटौती के 7 दिनों के भीतर। यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है, तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियां को सहकारी समिति के पास कब तक जमा करना होगा, तो ये जमा करना होगा कटौती के 7 दिनों के भीतर। आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर जो है वो क्या है, वो है 4.2%। आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर जो है वो क्या है, तो वो है 4.2%। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई की परिभाषा में लघु उद्यम बनाने के लिए नया मानदंड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नया मानदंड है 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा में लघु उद्यम बनने के लिए नया मानदंड जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 की जीएसटी के बाद पोस्ट जीएसटी की अवधि में राज्यों को जारी प्रतिपूर्ति कंपेंसेशन सहित राज्यों के एसजीएसटी संप्राप्ति ने ब्लैंक की कर उछाल प्राप्ति की है। तो कितना की कर उछाल प्राप्ति की है, 1 से अधिक। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2022-23 की जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों को जारी प्रतिपूर्ति सहित राज्यों के एसजीएसटी संप्राप्ति ने 1 से अधिक की कर उछाल प्राप्त की है। उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है वो सन 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था, तो वो था एचडीएफसी बैंक। 1991 के सुधारों के बाद पहला निजी बैंक जो गठन किया गया था वो था एचडीएफसी बैंक। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल जो है वो भागीदारी दर कितनी बताई गई, 76.4%। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर जो है वो कितनी बताई गई,
76.4%। 2017 से 2023-24 तक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का रुझान जो है वो क्या रहा, तो रहा 6% से घट करके 3.2% हो गया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फॉरवर्ड बुक में अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो दिसंबर 2024 में 67.9 बिलियन डॉलर से बढ़ करके जनवरी 2025 के अंत तक 77.5 बिलियन डॉलर जो है वो हो गई है। तो ये हो गई है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कर में करों के सोपानन से बचने का एक तंत्र है, तो ये है जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कर में करों के सोपानन से बचने का एक तंत्र है, तो वो है जीएसटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटी से महत्वपूर्ण धनराशि निकालने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आय वृद्धि में मंदी ये भी प्रेरित करते हैं, उच्च मूल्यांकन ये भी प्रेरित करते हैं, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ये भी प्रेरित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था, 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है वो मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था, 1937 में। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं, तो 24.82 करोड़। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच में 24.82 करोड़ भारतीय जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख जो है वो क्या था, अनुकूल। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख जो है वो क्या था, वो नया रुख था अनुकूल। पूंजी खाता परिवर्तनीयता। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही से है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुशंसा की थी, तो ये अनुशंसा की थी तारापोर समिति। तारापोर समिति जो है वो पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुशंसा की थी। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगमन की समय सीमा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, तो ये बढ़ा दी गई है 5 वर्षों के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगमन की समय सीमा जो है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, तो ये बढ़ा दी गई है 5 वर्षों के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगमन की समय सीमा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, तो ये बढ़ा दी गई है 5 वर्षों के लिए। 1991 के सुधार काल के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है, तो ये सही है कथन 1 और 3। अप्रैल 2001 से भारत में कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं, ये कथन जो है वो सही है। अप्रैल 2001 से भारत में
कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध जो है वो पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। बिल्कुल सही। 1991 के बाद निर्यातोन्मुखी नीति के कारण देशीय बाजार के लिए उत्पादन से निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर बदलाव हुआ, जिसमें खाद्यान्नों की तुलना में नकदी फसलों पर अधिक ध्यान दिया गया। ये भी सही है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी जो है वो सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक थी 25 से 29 वर्ष आयु की भागीदारी। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में 25 से 29 आयु वर्ग की भागीदारी जो है वो सबसे अधिक थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य जो है वो क्या है? 640.3 बिलियन डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य जो है वो क्या है? 640.3 बिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत चौथा देश बन गया जिसका विदेशी मुद्रा फॉरेक्स भंडार जो है वो बढ़ करके 701 बिलियन डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत जो है वो चौथा देश बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स फॉरेक्स जो है वो बढ़ करके 701 बिलियन डॉलर हो गया है। कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है बैंकिंग प्रचालन। कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकिंग प्रचालन से संबंधित है। आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति जो है वो क्या थी? तो यह 5.4% से घट करके 5.1% हुई। आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 24 तक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति जो है वो क्या थी? तो यह 5.4% से घट करके 5.1% हुई। व्यापार प्राप्य बट्टाकरण छूट प्रणाली किस क्षेत्र के व्यापार प्राप्य के वित्त पोषण या बट्टाकरण की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच है? तो ये है एमएसएमई क्षेत्र। व्यापार प्राप्य बट्टाकरण या छूट प्रणाली किस क्षेत्र के व्यापार प्राप्य या वित्त पोषण बट्टाकरण की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच है? तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए। बाजार स्थितियों को प्रतिबंधित करने के लिए विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर व्यवस्था जो है वो अपनाई? तो प्रबंधित अस्थाई विनिमय दर। 1991 के बाद भारत ने प्रबंधित अस्थाई विनिमय दर जो है वो व्यवस्था अपनाई। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित माल एवं सेवा कर नियम 2022 के अनुसार भारत में किस दिनांक तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जो है वो लगाया जाएगा? 31 मार्च 2026 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जो है वो 31 मार्च 2026 तक लगाया जाएगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियों में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी जो है वो संबंधित गतिविधियों में
2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उद्योग मौजूदा उद्योग मौजूदा वस्तुओं के साथ-साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र भी माना जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। चूंकि उद्योग जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूर्व शर्तों में से एक है। तो यह भी बिल्कुल सही है। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई? तो ये कमी आई 29.17% से घट करके 11.28% हो गई। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई? तो ये 29.17% से घट करके 11.28% हो गई है। 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ये है, कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। ये बात जो है वो सही है। कई उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित थे, उन्हें अनारक्षित कर दिया गया। यह बात भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण था। ये बात गलत है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण जो है वो नहीं था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है? तो वो है सीमांत अस्थायी सुविधा। सीमांत अस्थायी सुविधा जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? तो उप गवर्नर की अधिकतम संख्या 4 है। भारतीय रिजर्व बैंक में 4 उप गवर्नर होते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत जो है वो कितना था? तो ये था 24.8% से लेकर के 14.96%। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत जो है वो कितना था? तो ये था 24.8% से लेकर के 14.96%। निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निजीकरण जो है वो 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है? तो ये है संप्रभु ऋण। निजीकरण जो है वो 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निजीकरण का एक रूप नहीं है? तो वो है संप्रभु ऋण। सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सहकारी समिति के सदस्य के प्रति। सहकारी समिति के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होती है। गिनी गुणांक गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये है असमानता। गिनी गुणांक का उपयोग जो है वो आय असमानता मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है आय असमानता, इनकम इनइक्वलिटी मापने के लिए।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था? तो ब्याज दरों का विनियमन। विनियमन हुआ ब्याज दरों का आर्थिक सुधार 1991 के बाद। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत के अवसंरचना में निवेश जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ने की अपेक्षा है? तो ये बढ़ने की अपेक्षा है 6.5%। 6.5%। 6.5%। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत के अवसंरचना में निवेश जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ने की अपेक्षा है? तो ये है 6.5%। 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारतीय उद्योग में प्रमुख हो गई थी। उन्हें अक्सर किस आलोचन का सामना करना पड़ता था? तो उन्हें अक्सर परिचालन अक्षमताएं, कम उत्पादकता और वित्तीय घाटा का सामना करना पड़ता था। 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारतीय उद्योग में प्रमुख हो गई थी। उन्हें अक्सर किस आलोचना का सामना करना पड़ता था? तो उनका आलोचना होता था परिचालन अक्षमताएं, कम उत्पादकता और वित्तीय घाटा। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो गरीबी हेड काउंट अनुपात के द्वारा। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो गरीबी गरीबी हेड काउंट अनुपात के द्वारा। निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सी श्रेणी जो है वो उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो वो है सूक्ष्म। निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सी श्रेणी जो है वो उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो वो है सूक्ष्म। सूक्ष्म। वित्तीय वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो है वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है सेवा क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है सेवा क्षेत्र। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण की नीति अपनाई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आईएसआई की नीति अपनाई। 1980 के दशक तक आईएसआई के नेतृत्व वाली कार्यनीति के सक्षम निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा थी? तो तकनीकी पिछड़ापन जो है वो बाधा थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये है सही। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1980 से 1991 के दौरान 5.6% से बढ़ करके 2007 से 2012 के दौरान 8.2% हो गई है। तो अर्थव्यवस्था के खुले भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो 1980-91 के दौरान 5.6 से बढ़ करके 2007-12 के दौरान 8.2% हो गई है। ये बिल्कुल सही है। निजीकरण आंशिक हो सकता है। निजीकरण जो है वो आंशिक हो सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र की अल्पमत हिस्सेदारी हो सकती है। किसी पीएसयू को निजीकरण माने जाने के लिए उसमें सरकार की हिस्सेदारी की सीमा जो है वो क्या है? तो 51% से कम। निजीकरण आंशिक हो सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र के अल्पमत हिस्सेदारी हो सकती है।
किसी पीएसयू को निजीकृत माने जाने के लिए उसमें सरकार की हिस्सेदारी की सीमा है 51% से कम। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो डब्ल्यूटीओ समझौते अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में व्यापार को भी कवर करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ टैरिफ दरों को कम करके डब्ल्यूटीओ में किए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। ये भी सही है। 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा? तो वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रहा। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना, टनेज टैक्स स्कीम किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? तो ये पोत परिवहन गतिविधियों पर लगाया गया था। टनेज टनेज टैक्स स्कीम जो है वो पोत परिवहन गतिविधियों पर लगाया गया था। निम्नलिखित में से किन करों को वस्तु एवं सेवा कर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो अतिरिक्त सीमा शुल्क, राज्य वैट और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सब करों को जीएसटी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अतिरिक्त सीमा शुल्क, राज्य वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये तीनों कर को जीएसटी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक जो है वो एचडीआई सबसे अधिक था? तो वो सबसे अधिक था केरल का। 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक एचडीआई जो है वो सबसे अधिक था? केरल का। बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा थे। बैंकिंग सुधार जो है वो 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा की थी? तो नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति जो है वो 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा की थी। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? पंचवर्षीय योजना की। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता जो है वो पंचवर्षीय योजना का एक अभिन्न अंग बन गई। अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना प्रतिशत जो है वो वृद्धि का प्राकलन किया गया? तो ये 6.5%। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का प्राकलन किया गया? तो ये 6.5%। योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए परिप्रेक्ष्य नियोजन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए परिप्रेक्ष्य नियोजन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो परिप्रेक्ष्य नियोजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो है दीर्घकालिक रणनीतिक योजना। परिप्रेक्ष्य नियोजन के अंतर्गत आता है दीर्घकालिक रणनीतिक योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? तो आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता के बीच जो है वो सही अंतर स्पष्ट करता है। तो निरपेक्ष निर्धनता में एक निश्चित प्रभाव सीमा का उपयोग किया जाता है।
निरपेक्ष निर्धनता में एक निश्चित प्रभाव सीमा का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता में समाज के भीतर व्यक्तियों की तुलना की जाती है। निरपेक्ष निर्धनता में एक निश्चित प्रभाव सीमा का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता में समाज के भीतर व्यक्तियों की तुलना की जाती है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार जो है वो आधारित तंत्र अपनाया? तो ये आधारित तंत्र अपनाया प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पैट योजना। भारत में 1991 के भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार जो है वो आधारित तंत्र अपनाया गया? तो प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पैक्ट योजना जो है वो अपनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संविदा कृषि की विशेषता है? तो ये है कंपनियों द्वारा निश्चित बाय बैक कर। निम्नलिखित में से भारत में संविदा कृषि की विशेषता जो है वो क्या है? कंपनियों द्वारा निश्चित बाय बैक का दर, बाय बैक दर। भारत में समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। भारत में समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो सबसे पहले प्राथमिकता था, प्राथमिक का, उसके बाद द्वितीय का महत्व हुआ, अब तृतीय का महत्व है। भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो निर्माण को माध्यमिक यानी दूसरा दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो ये है गरीबी अंतराल सूचकांक। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो ये है गरीबी अंतराल सूचकांक। भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु भारत ने भुगतान संतुलन के भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की गई। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है? तो उनकी कार्यप्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना। कौन सा उद्योग जो है वो क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये है वस्त्र और परिधान उद्योग जो है वो क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारक जो है वो भारत को विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल है? तो वो है
भारत की मजबूत आर्थिक आधारभूत और अविरत संरचनात्मक सुधार कौन से प्रमुख कारक हैं जो भारत को विदेशी निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल है? तो भारत की मजबूत आर्थिक आधारभूत और दूसरा अविरत संरचनात्मक सुधार, अविरत संरचनात्मक सुधार। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एफडीआई का प्रमुख लाभ जो है वो क्या है? तो वो है प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंच। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एफडीआई का प्रमुख लाभ जो है वो क्या है? तो वो है प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंच। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत की प्रारंभिक योजना रणनीतियों का केंद्र थी। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। 1 फरवरी 2025, 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में नई आय सीमा जो है वो क्या थी? जिस तक व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है। तो नई आय सीमा जो थी वो थी 12 लाख। राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में। राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1995 में। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था? तो वो था आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था? तो मुख्य फोकस क्षेत्र था आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन। हरित क्रांति की सफलता, हरित क्रांति की सफलता जो है वो संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और एचवाईवी बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आईसीएसआर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति की सफलता जो है वो संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और एचवाईवी बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आईसीएआर ने। निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती जो की विशेषता नहीं है? जीविका खेती की विशेषता नहीं है उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग। जीविका खेती का विशेषता नहीं है उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग। जीविका खेती का विशेषता है पारिवारिक श्रम का उपयोग, मैनुअल कृषि पद्धतियां और पारंपरिक बीज किस्में। जीविका खेती का विशेषता है पारिवारिक श्रम का उपयोग, मैनुअल कृषि पद्धतियां, पारंपरिक बीज की किस्में। भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तु में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र जो है वो उत्तरदायी है? तो वो है द्वितीयक क्षेत्र। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत वैश्विक व्यापार समझौते में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत 1995 में किस संगठन में शामिल हुआ था? तो वो शामिल हुआ था डब्ल्यूटीओ में। भारत जो है वो 1995 में शामिल हुआ है डब्ल्यूटीओ में। वैश्वीकरण के कारण बीपीओ उद्योग का उदय हुआ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ की मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? तो भारत से विदेशी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना।
बीपीओ की मुख्य विशेषता है भारत से विदेशी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया? तो काफी वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया? तो ये काफी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया। उनके अति उपयोग का परिणाम क्या हुआ? तो मृदा लवणता जो है वो हो गया। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया। उनके अति उपयोग के कारण मृदा लवणता जो है वो बढ़ा। भारत में निजीकरण के लिए भारत में निजीकरण के लिए विनिवेश को एक साधन के रूप में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो विनिवेश को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना। विनिवेश विनिवेश का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना। वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के एकीकरण से है। निम्नलिखित में से कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी? तो वो थी व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है? तो अंतिम वस्तु है बिस्कुट। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम जो है वो लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा नहीं मापा जाता है स्वच्छ पेयजल तक अभिगम्यता। लैंगिक लैंगिक असमानता सूचकांक के द्वारा मापा जाता है श्रम बाजार में भागीदारी, जनन स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण। लैंगिक 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 असमानता सूचकांक के द्वारा मापा जाता है श्रम बाजार में भागीदारी, श्रम बाजार में भागीदारी, जनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण। 141 निजीकरण में उद्योगों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है। निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो क्या है? निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो कार्य कुशलता में सुधार करना और सरकारी बोझ को कम करना है। निजीकरण में उद्यमों का स्वामित्व जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो क्या है? तो कार्य कुशलता में सुधार करना और सरकारी बोझ कम करना। निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है? तो वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब निकाला जाता है तो उसमें 10 आयामों को लिया जाता है लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी को नहीं लिया जाता है। तो बिजली तक अभिगम्यता लिया जाता है, पोषण लिया जाता है, स्कूली शिक्षा के वर्ष लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है? भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है सूती कपड़ा बुनना। हरित क्रांति की तकनीकें अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थीं और पैमाने के प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीकें अपनाने में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण। उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो सबसे अधिक था? बिहार में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे अधिक था बिहार में।
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो कथन एक, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। ये बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे महालनोबिस योजना के रूप में भी जाना जाता है, यह तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित था। यह भी सही है। 1991 के सुधारों ने 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तनों को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था? तो जीएसटी। 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तन को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था? तो वो है जीएसटी। भारत में कौन सी क्रांति जो है वो मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है? तो ये है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है।